Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे आज 11th सेशन है प्रैक्टिस का फॉर D2SB KVS रीट एंड यूपी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, बट स्पेशली इन एग्जाम्स को हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करेंगे। एक बार देखो, अगर देख पा रहे हो तो यहाँ से तो सेशन स्टार्ट हुआ नहीं है, बट दैट्स ओके। चलो एक बार मैं देखती हूँ, पता चले मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। खैर, ये 11th सेशन है। इससे पहले की जो सेशन है वो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा अगर ना देखे हो तो। प्रॉपर डिस्कशन करेंगे शांति से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। नमस्ते रिंकी, क्या हाल है ये बताओ। क्या हाल है ये बताओ। बाकी सब तो ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ तो पेडागोजी प्रैक्टिस क्लास 11 है ये, ठीक। अगर हम देखें, PDF अभी कुछ दिन में मिलना स्टार्ट होंगी क्योंकि टेलीग्राम चैनल इज़ नॉट वर्किंग। तो ये एक बात है। सेशन आपको पसंद आएगा, डिस्कशन पसंद आएगा। कुछ 15 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर ना किया हो तो। जिन्होंने कर दिया हो वो तो बस क्या ही बताएं, ईश्वर का साक्षात रूप हैं ऐसे लोग। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 सेज के द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, यानी देखो कोई भी एग्जाम हो आप इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक को निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इंक्लूजन मतलब समावेशन, मतलब इंक्लूड करना सबको, डिस्पाइट ऑफ एनी डिफरेंस, किसी भी अंतर के बावजूद आप इंक्लूड कर रहे हैं बच्चे को। उसका अधिकार है सेम स्कूल में एजुकेशन लेने का, जिसका एक बहुत बड़ा टाइटल है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा, सभी स्कूलों में शिक्षा, बच्चे के लिए शिक्षा है, ना कि शिक्षा के लिए बच्चा है। तो क्या कहानी हो रही है यहाँ पे। पहला है राइट टू एक्सेस एंड पार्टिसिपेट इन एजुकेशन, स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग, मेन स्ट्रीमिंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स या नीड बेस्ड टीचिंग लर्निंग। देखो ये सारी बातें सही हैं अपनी अपनी जगह। मेन स्ट्रीमिंग RTE कहता है मेन स्ट्रीमिंग के लिए, जो आपका इंटीग्रेटेड जो आपकी लर्निंग है उसमें स्टूडेंट सेंट्रिक तो होती ही है, मान लिया हमने। लेकिन प्रिंसिपल बेसिक क्या है जिसपे आपका ये इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा आधारित है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है एजुकेशन फॉर ऑल। आप किसी भी आधार पे बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं करते, उसमें कोई भी डिफरेंसेस हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो उसको ऑडिटरी प्रॉब्लम है, कोई और समस्या है, आप उसको इंक्लूड करते हैं। उसका राइट है कि वो सभी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सके। जरूरी नहीं है कि वो स्पेशल स्कूल्स में जाए, नॉर्मल स्कूल्स में सब एक साथ एक छत के नीचे बैठ के पढ़ पाएं। तो राइट टू एक्सेस एंड पार्टिसिपेट इन एजुकेशन, ये मेन मुद्दा है इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ने का अधिकार है, रेगुलर स्कूल्स में पढ़ने का अधिकार है। जरूरी नहीं है जो बच्चा देख नहीं सकता आप उसको कहेंगे कि ब्लाइंड स्कूल में ही जाओ, जरूरी बिल्कुल नहीं है। आप उसको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, बस टीचर के मेथड में परिवर्तन की जरूरत है। बच्चे सारे एक छत के नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक बेसिक बात है। नीड बेस्ड टीचिंग लर्निंग, ये सब इसी का हिस्सा है। बेसिक प्रिंसिपल फर्स्ट ऑप्शन है जिसपे आधारित है इंक्लूजन की फिलॉसफी की। अगर हम बात करें, डी ऑप्शन इज नॉट बैड और गलत भी नहीं है, बट जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो A ऑप्शन, ठीक है जी। आगे बढ़े। अगर हिंदी में देखें तो शिक्षा में प्रवेश और भाग लेने का अधिकार सभी को है। इस चीज पे बेस्ड है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस करिकुलम डिसीजंस, यानी इनमें से कौन सा जो है वो करिकुलम के जो डिसीजंस हैं। करिकुलम के डिसीजंस मतलब जो भी आपकी पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम नहीं कहेंगे, वो पाठ्यक्रम कहा जाता है सिलेबस को। सिलेबस एक हिस्सा है पाठ्यचर्या का, यानी करिकुलम का। सिलेबस तो जस्ट एक पार्ट है, करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आती हैं आपकी, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं यहां तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस, क्या चीज प्रभावित करती है जो पाठ्यचर्या है उसके एक्शंस को, उसके डिसीजंस को, अगर मैं कहूं तो, ठीक है जी। पहला है पेडागोजिकल लिटरेचर, दूसरा है पर्सनल इंटरेस्ट, यानी टीचर का या किसी और का, मतलब मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे करिकुलम बना दूं मैं, है ना, कि मेरा बच्चा जाएगा पढ़ने तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, किसी और का है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये तो कोई पॉइंट होता नहीं है कि पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे बनाया जाए, बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस पे बनाया जाता है करिकुलम, उसके लिए जो बेस्ट है। पॉलिटिकल एजेंडा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। सोशल ट्रांजिशन एक बार को हो सकता था, लेकिन करिकुलम जो डिजाइन होता है ना, वो होगा पेडागोजिकल लिटरेचर के बेसिस पे, या करिकुलम को इन्फ्लुएंस करेगा, करिकुलम के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कौन करेगा, पेडागोजिकल लिटरेचर। दैट मीन्स
जो पेडागोजिकल लिटरेचर क्या है, शैक्षणिक साहित्य क्या है, पेडागोजी होती है साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग या प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, के पढ़ाओगे कैसे, टीचिंग मेथड्स की जहां हम स्टडी करते हैं। जब पेडागोजी की बात होती है तो हम बात करते हैं कि आप पढ़ाएंगे कैसे, बच्चा सीखता कैसे है, गलतियां कहाँ करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे जैसे फ्लेंडर का इंटरेक्शन है, एनसीएफ है, ब्लूम है, ये सब पेडागोजी का हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें सिखा रहे हैं कि सिखाना कैसे है, मेथड्स कौन से हैं टीचिंग में, वो सारे पेडागोजी का हिस्सा होगा। दैट मीन्स साइंस ऑफ टीचिंग, आप पढ़ाएंगे कैसे, टीचिंग मेथड्स जो है या पढ़ाने के तरीकों से इंफ्लुएंस होगा आपका करिकुलम। तो पेडागोजिकल लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होना चाहिए करिकुलम, क्योंकि पढ़ाना कैसे है, कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ये सब पेडागोजिकल लिटरेचर से प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। टीचर मेथड कौन सा चूज करेगा, क्या एक्टिविटी होंगी, स्कूल में कदम रखने से लेके बच्चे के और बाहर निकलने तक जितनी भी वो एक्टिविटीज करता है, सब करिकुलम का हिस्सा है, पाठ्यचर्या का हिस्सा है। ठीक है, खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टूडेंट्स स्टडी सोशल एक्सपीरियंसेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी छात्र जो हैं वो सामाजिक अनुभवों का अध्ययन करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। विच अप्रोच इज ऑब्जर्व्ड इन दी अबव स्टेटमेंट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। क्वेश्चन ने पूछा है स्टूडेंट्स स्टडी सोशल एक्सपीरियंसेस, बच्चे जो हैं जो सामाजिक अनुभव हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और फिर समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। कौन सी अप्रोच है उपरोक्त कथन में जिसको यहां अपनाया गया है, अप्रोच की बात हुई है, बताइए एक बार। क्या करते हैं, सोशल एक्सपीरियंसेस, जो अनुभव समाज में लिए जा रहे हैं, जो वो खुद ले रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं और तब समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, और मेरा भी यही विचार है कि कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी अप्रोच है जिसमें बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। बट यहां बात कंस्ट्रक्ट करने की नहीं हुई, ये नहीं कहा गया कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है अपने ज्ञान को, ये नहीं कहा गया। यहां बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है कि सोशल एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट किया, उनको स्टडी किया। हालांकि कंस्ट्रक्टिविज्म को हम 100% तरीके से नकार नहीं सकते, क्योंकि आइडियलिज्म और रियलिज्म तो बिल्कुल अलग हो गया। आइडियलिज्म है आप किसी एक चीज को आइडियल मानते हैं, किसी एक व्यक्ति को, किसी भी एक चीज को। रियलिज्म है जो प्रैक्टिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग जरूरी है, ठीक, या जो प्रूवन है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो हम रियलिज्म में मानते हैं। एक्सपीरियंशियलिज्म या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म, बेसिकली जो ऑप्शन ए है उसको, ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है, तो DSSB जो संस्था है आपकी, वो अनुभववाद को सही मानती है और इसको हम गलत कह भी नहीं सकते। डी ऑप्शन बेटर हो सकता था, बट बेस्ट जो है वो ए है, और बोर्ड भी कई बार जिन आंसर्स को मानता है हमें उनके साथ चलना चाहिए, नहीं तो अगली बार के लिए हमारे नंबर जाएंगे। दूसरी एक और भी बात है, एक्सपीरियंशियलिज्म क्या है, टोटल एक्सपीरियंसेस पे ही बेस्ड है। एक्सपीरियंसेस को ही भगवान मानते हैं एक तरीके से, मतलब अनुभव के बेसिस पे आप डिसाइड करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए या दुनिया की समझ बनाइए, ये कहता है एक्सपीरियंशियलिज्म, एक तरह से फिलॉसफी का हिस्सा है। ठीक है, और बात अप्रोच की ही हो रही थी, बात स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की नहीं हो रही थी। हालांकि यहां पे डी भी जा सकता था, बी और सी तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, मैंने आपको बता दिया बी और सी क्यों नहीं होंगे, कोई पॉइंट नहीं है बी और सी की। आइडियलिज्म में तो आप किसी एक चीज की पूजा करते हैं, है ना, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। रियलिज्म में साइंटिफिकली प्रूवन चीजों की बात होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज समथिंग जब आप अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट यहां सिर्फ कुछ नया कंस्ट्रक्ट नहीं किया आपने, सिर्फ अपनी समझ को कंस्ट्रक्ट नहीं किया, आपने क्या किया, जो सोशल एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी गिवन है उन अनुभवों के आधार पर उनको स्टडी किया और एक समस्या को सॉल्व किया। तो दोनों ही ऑप्शन गलत नहीं होते, डी को हम सिरे से नहीं नकार सकते, बट बेटर ऑप्शन इज एक्सपीरियंशियलिज्म, जिसको DSSB भी मानता है। और इसको हम ये नहीं कह सकते कि मैं यहां खड़े होकर ये कह दूं कि गलत बता दिया है DSSB ने, तो क्योंकि बोर्ड तो आएगा नहीं जवाब देने आपको कि हमने गलत किया था या सही किया था। 99% आंसर सही होते हैं, ठीक, तो उस केस में गलत नहीं होगा अगर हम ए के साथ जाएं। तो अगर ए नहीं होता तो हम डी के साथ जा सकते थे, इवन इनकी मर्जी है, अगर ये चाहते तो दोनों को सही मान सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट बाय डैश एफर्म्स, किसी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये क्या एफर्म करता है, ये क्या बताता है, ये देखना है। स्टेटमेंट क्या है पहले वो पढ़ेंगे। दोज विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स मस्ट हैव एक्सेस टू रेगुलर स्कूल्स विच शुड accommodate them within child centered pedagogy capable of meeting these needs। ये बड़ा भारी क्वेश्चन उन्होंने निकाल के दे दिया है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कोई कह रहा आवाज नहीं आ रहा, अच्छा जी, मान लें आपकी बात, यहां से क्लियरली चल रही है वीडियो है। हाँ, लाइक शेयर तो करते ही रहना, क्योंकि आजकल मैं टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर पा रही हूँ वीडियो, तो कई लोगों को नोटिफिकेशन जाती नहीं होगी। यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम है, कई बार भेज पाता है, कई बार नहीं भेज पाता, कुछ लोगों को भेज पाता है, कुछ लोगों को नहीं भेज पाता। ठीक है, सीटेट मेरे ख्याल में नवंबर दिसंबर में तो नहीं, दिसंबर में होना चाहिए।
ठीक, आंसर करो, सब अपनी मर्जी से आंसर कर रहे हैं यार। ऐसी बात कब हुई है पीडब्ल्यूडी एक्ट में, ये बता दो आप। द स्टेटमेंट बाय डैश अफर्म्स दोज विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, वो लोग जिनको स्पेशल एजुकेशन की नीड है मस्ट हैव एक्सेस टू रेगुलर स्कूल्स। ऐसी बात हमने कब करी पीडब्ल्यूडी एक्ट में? हैं, कुछ भी तुक्के लगा रहे हो। which should accommodate them within child centered pedagogy capable of meeting these needs। देखो सबसे पहले जो ये बात हुई थी ना यहाँ पे पीडब्ल्यूडी एक्ट में, तो सिर्फ 7 डिसेबिलिटी है कि ये डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा होगी तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें हैं। ठीक, कि कैसे रिजर्वेशन और ये सब लें। नेशनल ट्रस्ट एक्ट नहीं, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ये सब बाद की बातें हैं। अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली सिर्फ इसी चीज पे अगर बात हुई है, जो ये स्टेटमेंट अगर आप ढूंढ के निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सेलेमैन का स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। स्पेन में ये मीट हुआ था, यूनेस्को इसमें इन्वॉल्व है, और ये पर्टिकुलरली इसी बात के लिए किया गया था कि जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं उनको रेगुलर स्कूल्स में मीट किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए। तो ये फैक्चुअल सा क्वेश्चन है जो इन्होंने बिल्कुल बाल की खाल में से निकाल करके और तब डाल दिया। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो कहीं से भी आएंगे, जिनको कोई अगर ये कहता हो कि हमने कराए थे, झूठ है वो बात, क्योंकि आपने फिर पेपर में से उठा के करा दिया तो करा दिया। ठीक है जी, तो आंसर सी इसका सही आंसर है। इसको आज सर्च कीजिएगा, समझिएगा इस डॉक्यूमेंट को। हमारा मन किया तो कभी इस एक्ट के बारे में बात कर लेंगे। यूनेस्को ने इसके बारे में बात की थी, स्पेन में ये मीट हुआ था एक तरह से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एबोरिजिन्स और एबओरिजिनल्स आर नाउ आइडेंटिफाइड एज डैश, बताइए भाई। एबोरिजिन्स और एबओरिजिनल्स नाउ आइडेंटिफाइड एज, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो अपनी मर्जी से इन्होंने दे दिया। राहुल, आपको भी नहीं आ रही क्या आवाज? एक बार बताना आवाज ठीक आ रही है या नहीं। उषा जी बताओ एक बार, बहुत दिन बाद दिखे हो आज आप। कुछ लोग तो बिना मतलब परेशान करने वाली बात करते हैं। सी 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 फॉर कोरोना है। ओके, आ रही है। यस यस यस, बहुत बढ़िया जी, शाबाश, धन्यवाद। चलिए, वॉइस इज क्लियर। गगन मीत या जो भी नाम है आपका कह रहे हैं। देखो, इनको आदिवासीज, प्रिमिटिव्स या वन जातीज की जगह इनको दर्जा दिया गया है आज की डेट में एसटीज का, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का, अनुसूचित जनजाति कहा गया है आदिवासी, या फिर जो हम बात करते हैं एबोरिजिनल्स की। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपके इवन बाकी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो अचानक से आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ये एक चीज है, व्हाट इज BYOD अप्रोच, ये हम बैचेस में भी करेंगे। BYOD अप्रोच है क्या, और कभी मौका मिला तो आपके साथ भी डिस्कस हो जाएगा। व्हाट इज BYOD अप्रोच, बताइए। किसमें? ICT में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट करने की जिसके थ्रू हमारी टीचिंग बेहतर होती है, उसको ICT कहते हैं। जैसे ये बोर्ड, जैसे ये माइक, जैसे कंप्यूटर, या जिस भी तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन को डिलीवर करने के लिए, एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ICT। या एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ा टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर आता है ये ICT, कभी करेंगे चर्चा। ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, बिल्कुल बात सही है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। BYOD इज ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस। ठीक, वैसे भी अगर हम बात करें यहाँ, तो आपको पता है कि ये डिवाइसेस से या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं। तुक्के वाला क्वेश्चन है एक तरह से। आगे बढ़ेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दीज आर दी मेजर फीचर्स ऑफ NPE 1986 एक्सेप्ट। NPE 1986 आप सभी जानते हैं, जो राजीव गांधी के टाइम पे आई। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की अगर हम बात करें, उसके बाद अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 1.5 साल पहले। अब देखो कब तक लागू होती है। बीच में एक रिवीजन हुआ था सिर्फ। कौन सी एक बात NPE 1986 में नहीं कही गई? इसी के जस्ट बाद 1987 में आपके नवोदय विद्यालय 1-2 साल में ओपन किए गए थे। इसी पॉलिसी की देन थे वो एक तरह से। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग हायरार्की, या फिर एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग हायरार्की। ऐसी इसमें कोई बात नहीं हुई कि जो टीचिंग का पदानुक्रम है उसका दोबारा से पूरा गठन हो जाए, कि टीचर को प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की जगह कोई और, उससे ऊपर कुछ और, ऐसा कोई बात यहाँ पे नहीं हुई। बाकी एजुकेशन रिलेटेड बातें हुई थी। अब ये आपको जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगी ये चीजें, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे तो भी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कई बार कॉमन सेंस भी यूज करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 सेज फॉलोइंग आर दी
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन की भी बात होती है, एक अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाया गया था, आई थिंक किस ईयर में चलाया गया था वो आप कमेंट करके आज बताइएगा, किसी दिन हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। आयमा नवोदयन, बहुत बढ़िया नेहा, बहुत ही बढ़िया। मैं बताऊंगी कहानी अपनी भी कभी, है ना। मेरा एडमिशन होने वाला था, देन फिर ऐसे माँ बाप को प्यार आ गया कि हम नहीं रह पाएंगे अपने बच्चे से अलग, है ना। क्या तब मैं वहाँ रहती थी गांव। देखो एक बार, फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन एक्सेप्ट दैट। भाई अडल्ट एजुकेशन की विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सी नहीं है, यानी अडल्ट एजुकेशन की विशेषता कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है इट में इंक्लूड जॉब स्किल्स ट्रेनिंग। हाँ भाई, अडल्ट एजुकेशन होती है कि जब आपने वो एक सीरियल देखा होगा आपने, क्या बोलते थे, मैंने कहीं कहीं से देखा है ना, वो जिसमें एक आईएएस लड़की बनती थी, संध्या और समथिंग, अरे क्या नाम था उसका, दिया और बाती। तो उसमें एक सीन दिखाया गया था अडल्ट एजुकेशन का कि रात को पढ़ाई होती है या शाम को वो पढ़ने जा रहे हैं। अडल्ट एजुकेशन का मतलब है जो बड़े लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं उनको पढ़ने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको जॉब स्किल्स, मतलब बेसिकली आप वोकेशनल चीजें जान लें जिससे आपका काम चल जाए, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं ना, जब आप अडल्ट एजुकेशन में, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं बिल्कुल जीरो से उसी सेंस में जाएगा, उनके पास तो टाइम भी कम होता है, उनकी तो टाइमिंग भी ऑड होती है। इट इज अ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। हाँ ठीक है, चलता है, एक के बाद एक लेवल पे जाएंगे आप। इट इज नीड बेस्ड, ठीक है। इट इज आ फॉर्मल डिग्री प्रोग्राम। यहाँ डिग्री जैसा कुछ नहीं दिया जाता, ये फॉर्मल डिग्री वाला प्रोग्राम नहीं है। ये बेसिक स्किल्स इनकलकेट हो जाए, बेसिक लिटरेसी बच्चे में आ जाए, बच्चा बोल रही हूँ अडल्ट में आ जाए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है जिसमें 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा फिर 11th का मिलेगा, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डैश आर दी मेन मेजर्स टेकन टू इंप्रूव इफेक्टिव इंक्रीज इन दी एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल्स। यानी कि ये कुछ प्रभावी तरीके हैं, प्रभावी मेजर हैं जिनको लिया जाना चाहिए जिससे कि जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट लें। कई बार आप देखते हैं स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में आज की डेट में भी कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। जैसे ही उनके छोटे भाई बहन हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है अपने छोटे भाई बहन को पालो या फिर घर के काम में हाथ बटाओ, क्या करोगी पढ़ के, तुम्हें तो शादी ही करनी है, बच्चे ही पालने हैं, ये और वो, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी चीजें करके भारतवर्ष में ऐसा होता है, इवन अक्रॉस वर्ल्ड भी बहुत सारी जगह पे। अगर हम बात करें कि जो बात है कि गर्ल्स एनरोलमेंट को कैसे इंक्रीज किया जाए, कौन सा एक मेजर अच्छा हो सकता है कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलाए माँ बाप। पहला है जेंडर टारगेटेड प्रोविजन ऑफ मटेरियल्स। अगर आप जेंडर को टारगेट करेंगे मटेरियल के लिए तो कोई पॉइंट नहीं है। स्कॉलरशिप्स, स्टाइपेंड, फीमेल टीचर रिक्रूटमेंट, कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, फ्री मील्स, पेरेंट काउंसलिंग, फ्री शिप्स। देखो ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर का तो कोई पॉइंट नहीं है कि कंडीशन है तो कैश मिलेगा, और ये और वो, फ्री मील्स ये तो सभी के लिए होते हैं कई बार, ठीक। जेंडर टारगेटेड प्रोविजन ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल सिर्फ गर्ल जेंडर को दिया, मतलब फीमेल जेंडर को दिया जाए वो भी गलत है, ठीक। बेस्ट क्या हो सकता है यहाँ पे, आपको इन दोनों में से क्या बेस्ट नजर आ रहा है? पेरेंट काउंसलिंग इज गुड, फ्री शिप्स इज ऑल्सो गुड, बट बेटर ऑप्शन इज बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एक तो स्कॉलरशिप्स यहीं आ गया, मतलब फ्री शिप्स तो यहीं पे कवर कर लिया। भाई बेटर आंसर वो है जिसमें बाकी के ऑप्शंस इंक्लूड हो जाएं। स्टाइपेंड, कुछ उनको महीने का कुछ मिल रहा है कि पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ उनको खरीदना हो कुछ है, या वो सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। आजकल तो आप देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर बच्ची का जन्म होता है तो गवर्नमेंट कुछ एक स्टाइपेंड देती है या कुछ एक ग्रांट देती है, तो ताकि जो फीमेल फीटस है या फिर जो गर्ल चाइल्ड का, जो गर्ल चाइल्ड बोल रही हूँ कि जो जन्म है, बर्थ ऑफ अ गर्ल, उसको प्रमोट किया जाए, लोग उसको भ्रूण हत्या ना करें या समथिंग लाइक दैट। तो क्या कर दिया, रिवॉर्ड रख दिया, क्योंकि स्किनर इज विनर कहा जाता है ना, कि भाई स्किनर क्या है, रीइंफोर्समेंट दो, रिवॉर्ड दो, कैसे भी डांस करा लो लोगों से, ठीक। तो स्टाइपेंड्स भी हो। फीमेल टीचर रिक्रूटमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्यों है बात? क्योंकि वन ऑफ द रीजंस इज दैट आप देखते हैं जो थोड़े डेवलप्ड एरियाज नहीं है वहां माँ बाप आज भी ये सोचते हैं कि अगर फीमेल टीचर है और गर्ल्स स्कूल है तो हम भेज देंगे बच्चे को पढ़ने के लिए, लेकिन जो कोएड स्कूल है जहां लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं वहां नहीं भेजेंगे, है ना। तो ऐसे केस में ये करना बहुत हद तक कामयाब साबित होगा कि फीमेल टीचर्स को भी रिक्रूट किया जाए कि वो उनको एज इट इज समझ सके और उनसे कोई हार्म ना हो उनको एटलीस्ट, ठीक है। कई बार ऐसा सोच लिया जाता है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सही ही है या बेस्ट ही है, ठीक है जी। तो ये है बी ऑप्शन जो कि इन सब में बेस्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
फॉलोइंग आर दी बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सेप्ट, यानी समावेशी शिक्षा में एजुकेशन फॉर ऑल की जहां हम बात करते हैं, कौन सा एक बैरियर नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब होता है नॉट, सिवाय। इन ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमें वो 3 इडियट वाले कान खड़े करके और ध्यान से सॉल्व करना होता है। क्वेश्चंस आसान होते हैं बट गलती हो जाती है क्योंकि एक्सेप्ट लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है। ठीक है। एजुकेशनल पॉलिसीज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। आंसर कीजिए फटाफट से। हे भगवान। अलग अलग आंसर दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, इस पे ध्यान दो। इन्होंने कहा है कौन सा एक बैरियर नहीं है। बैरियर मतलब रुकावट, बाधा नहीं है। किसमें? समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा क्या है? हर तरह का बच्चा, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो जिसकी स्पेशल नीड्स हैं, चाहे वो कैसा भी है, एवरेज है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, हु सो एवर ही और शी इज, आप सारे अंतरों के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ ऑल डिफरेंसेस, बच्चे को सेम स्कूल में सेम क्लास में पढ़ाएंगे। बस टीचर अपने मेथड में परिवर्तन करेंगे बच्चे की नीड को समझते हुए, ना कि बच्चा परिवर्तन करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल्स में क्या है, स्पेशली दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो, मैं जैसे मम्मी के स्कूल में जाती हूँ कई बार उनको छोड़ने, स्लोप्स बने हुए हैं, स्लोप्स बने हुए हैं या रैंप बने हुए हैं बजाय कि सीढ़ियों के। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो किससे आएंगे? व्हील चेयर से आएंगे, या फिर फॉर एग्जाम्पल वो जो क्या बोलते हैं उनको, बैसाखियों को इंग्लिश में स्ट्रेचेस और समथिंग बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, उनसे आएंगे। ठीक, तो अब क्या होगा, जो और एक बच्चा है जो दौड़ के जा सकता है, तो तीनों तरह के बच्चे या हर एक बच्चा उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन का यूज करके जा सकता है ना। किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, तो सबकी नीड फुलफिल हो गई। बस आपने सिस्टम में चेंज कर दिया, स्कूल में चेंज कर दिया, अपने टीचिंग मेथड में चेंज कर दिया। एक बच्चा है जो धीरे सुनता है, आपने उसको आगे बिठा लिया, अपनी आवाज थोड़ी लाउड कर ली। ये क्या है? आपने अपने मेथड में चेंज किया बजाय कि बच्चे में चेंज लाने के। ठीक है मिनी मोनिका? तो कौन सी एक चीज बैरियर नहीं है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत बड़ा बैरियर है। कोई बच्चा है जिसको दिखता नहीं है, बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, टीचर मजाक उड़ा रहे हैं स्कूल में, अरे अंधा है, या जिसके पैर में दिक्कत है उसको कह रहे हैं लंगड़े हो तुम तो। ये जो ऐसे जो शब्द हैं जो समाज उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, ये बहुत बड़ी एक समस्या है जिसकी वजह से हम सबको एक जगह पे एजुकेशन नहीं दे पाते। बच्चे का उत्पीड़न होता है बजाय कि पॉजिटिव एजुकेशन मिलने के। फिर है लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स। ये भी बहुत बड़ा एक क्या कहेंगे, एक रीजन है कि मान लो जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनको पता है कि उनको कैसे डील करना है क्लासरूम में, या जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड है उनको डील करना आसान नहीं है। टीचर के लिए चैलेंजिंग टास्क है, ये इतनी इजी जॉब नहीं है। तो ट्रेंड ही नहीं है टीचर्स स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल नीड वाले बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए। क्रचेस बोलते हैं आई थिंक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो फ्लो में कई बार ऐसा ही होता है, चीजें नहीं याद रहती। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि शारीरिक सुविधाएं नहीं है ना। तो उस बच्चे के लिए मान लो सीढ़ियां हैं, अब कैसे जाए वो? एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे आता